साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉरियर व्यू। और आज मैं बात करने वाला हूं महताब खान और जितेंद्र शर्मा का जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जिला पुलिस 4/2015 से रिलेटेड। तो उसमें अभी तक क्या स्टेटस है केस का, उसके बारे में आज बात करूंगा। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा दोस्तों। तो बात ऐसी है दोस्तों कि आप सभी को जहां तक मालूम है कि पिछले भी वीडियो मैंने काफ़ी जानकारी आप लोगों को दी है कि केस में उधर से काउंटर फाइल किया गया है जेएसएससी के द्वारा। काउंटर मतलब अपना जवाब दिया गया है कि मैंने क्यों इन लोग की बहाली नहीं की और आखिर क्यों मैंने इन सीट को फुलफ़िल नहीं किया जो भी खाली सीट है। तो अब वो जो जवाब दी जेएसएससी, तो इधर से भी जो रेस्पोंडेंट जब अगर जवाब दे देता है तो उस पिटिशनर का भी कर्तव्य बनता है कि उसके बातों को फिर से काटें और उसके रिप्लाई में अपना बात फिर से पुनः रखें। और ऐसा दिखाने का प्रयास किया जाना चाहिए कि रेस्पोंडेंट जो जेएसएससी है चाहे झारखंड सरकार है वो गलत की है और क्यों गलत की है, तो उसका रिप्लाई इधर से दिया जाता है। उसको रिजवाइंडर बोला जाता है दोस्तों। तो रिजवाइंडर अभी तक याद रहे कि अभी तक फाइल नहीं हुआ है, लेकिन रिजवाइंडर जो तैयार हुआ है महताब खान केस में और जितेंद्र शर्मा केस में, वह मेरे पास है अभी। तो मैं उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि आप लोग को भी जानकारी होना चाहिए कि आखिर जेएसएससी ने जो काउंटर दिया था तो आप लोग सभी ने देखा कि आखिर क्या क्या जेएसएससी ने लिखा अपने जवाब में। अब आप लोग के तरफ से जो पिटिशनर जो है कैंडिडेट के तरफ से जो एडवोकेट सर जो रिजवाइंडर तैयार किए, अपना जवाब तैयार किए हैं, तो उसमें वो क्या जवाब दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो आज मैं उसकी चर्चा करूंगा। तो यह मेरा कोई अपना कथन नहीं है दोस्तों, जो डॉक्यूमेंटेड है, जो डॉक्यूमेंट बनाया गया है, मैं सिर्फ उसका आप लोगों को विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करूंगा, विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताऊंगा। और अब खुद से मेरा कुछ इसमें नहीं है, तो इसलिए आप लोग ध्यान से सुने। अगर कुछ गलत है, त्रुटि है इसमें, चाहे आप लोगों को लगता है कि इसमें और भी पॉइंट जुड़ना चाहिए, तो आप भी अपना सलाह मशवरा दे सकते हैं, उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। ऐसे मुझे एक पॉइंट ऐसा लगता है जो अभी भी इस केस इस रिजवाइंडर में जोड़ना चाहिए, जो एक पॉइंट छूट गया है और काफ़ी मजबूत पॉइंट है। तो वह मैं तो अगले वीडियो में बनाऊंगा। अगर जैसे ही मैं अगर वो पॉइंट को जुड़वा देता हूँ इस रिजवाइंडर में, मैं सर से बहुत जल्द मिलने जाने वाला हूँ हाल फिलहाल में, तो जा कर के उस पॉइंट को जुड़वाऊँगा और अपनी बातों को रखूँगा। एक ठो और पॉइंट इसमें जोड़ा जाए, तो अगर वो पॉइंट जोड़ देते हैं सर, तो उसके बारे में भी मैं अगली वीडियो में आप लोगों को जानकारी दूंगा। और अगर नहीं भी जोड़ते हैं तो इतना भी जवाब ठीक है, काफ़ी है, ऐसी बात नहीं है। तो अब आगे देखते हैं दोस्तों कि क्या क्या जवाब दिया गया है हम लोग के वकील के द्वारा। रिजवाइंडर का फर्स्ट पेज कुछ इस प्रकार बनाया जाता है दोस्तों, जिसमें देखिए, इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल अपीलेंट जुरिडिक्शन स्पेशल लीव पिटिशन SLP नंबर 1359 ऑफ 2023 इन दिस मैटर जितेंद्र शर्मा एंड अदर्स, पिटिशनर हैं ये लोग, और वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स जो है रिस्पोंडेंट है। और इसमें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, रिजवाइंडर बाय द पिटिशनर टू द काउंटर एफिडेविट फाइल्ड बाय जेएसएससी। तो यह जो रिजवाइंडर है वो पिटिशनर के द्वारा फाइल किया जा रहा है, जो कि काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया था जेएसएससी के द्वारा, उसके जवाब में। तो शुरू में लिखा गया है जितेंद्र कुमार शर्मा सन ऑफ बांका शर्मा रेसिडेंट मोहल्ला, और सारा एड्रेस दिया हुआ है जितेंद्र शर्मा का। तो उसके बाद दोस्तों आते हैं पहला पॉइंट में। तो सारे पॉइंट बाय पॉइंट जेएसएससी का जो भी काउंटर दिया गया था उसका पॉइंट बाय पॉइंट उसका जवाब दिया गया है। तो पहला पॉइंट में जो जेएसएससी ने लिखा था उसका जवाब सर ने इस प्रकार दिया है दोस्तों कि मैं याचिकाकर्ता नंबर 1 हूँ। अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से शपथ लेने और इस हलफनामे को दाखिल करने के लिए विधिवत और पूरी तरह से अधिकृत होने के नाते और इस तरह इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से अच्छी तरह से परिचित हूँ। सेकंड नंबर पॉइंट में है दोस्तों कि मैंने प्रतिवादी संख्या प्रत्युत्तर के तहत 2 और 3 जो मुझे समझ में आया और उसे पूरी तरह से समझने के बाद मैं यह प्रत्युत्तर दाखिल कर रहा हूँ। प्रत्युत्तर का मतलब होता है रिजवाइंडर, इंग्लिश में रिजवाइंडर और हिंदी में प्रत्युत्तर होता है दोस्तों। और तीसरा नंबर पॉइंट में जो सर जवाब देते हैं तो उसका जवाब है दोस्तों यह कि याचिकाकर्ता इस याचिका के लंबित रहने के दौरान किसी भी स्तर पर जब भी आवश्यक हो इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्देशित किया जाता है तो अतिरिक्त या पूरक हलफनामा दायर करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। आगे 4 नंबर पॉइंट देखते हैं दोस्तों। 4 नंबर पॉइंट में सर ने क्या जवाब दिया है। 4 नंबर पॉइंट में मेनली केस के बारे में डिटेल दिया गया कि केस में क्या डिमांड किया गया था और क्यों यह डिमांड सही है उसके बारे में है दोस्तों। तो देखते हैं कि तत्काल याचिका में शामिल मुद्दा यह है कि क्या महिला उम्मीदवारों के लिए निर्धारित या आरक्षित पद को अगली रिक्ति या विज्ञापन के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है या इन पदों को खुली श्रेणी या पुरुष श्रेणी से भरा जाना है। याचिकाकर्ता विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत करते हैं कि क्षैतिज आरक्षण के लिए निर्धारित पद को आगे ले जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
ये पद यदि पर्याप्त संख्या में महिला उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो पुरुष उम्मीदवारों से भरे जाने हैं, जो योग्यता अंकों सहित अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन है। याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि उन्होंने 40% से अधिक अर्हक अंक प्राप्त किए हैं। मामला की इस दृष्टि से उत्तर देने वाले उत्तरदाताओं को क्षैतिज आरक्षण के पदों को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जैसे कि इस माननीय न्यायालय द्वारा अब तक अच्छी तरह से यह तय किया गया है। याचिकाकर्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि क्षैतिज आरक्षण की अधूरी रिक्ति को उसी चयन प्रक्रिया में भरा जाना है, क्योंकि क्षैतिज आरक्षण के पदों को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। 4 नंबर पॉइंट का सीधा सीधी मतलब यह है दोस्तों कि जो भी कि महिला सीट का जो बात है, तो महिला सीट का आरक्षण तो दिया जा सकता है, लेकिन महिला सीट को आप केस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। और इसके विषय में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक नियम भी बनाया गया है, वही नियम का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। तो दोस्तों आगे देखते हैं 5 नंबर पॉइंट में। तो आगे पैरा वाइज रिप्लाई दिया गया है, जो जेएसएससी ने काउंटर फाइल किया गया था उसमें पॉइंट टू पॉइंट मतलब दिया गया है, और जो पैराग्राफ के द्वारा उसने रिप्लाई दिया था, काउंटर दिया था, उसका रिप्लाई इसमें पॉइंट टू पॉइंट दिया गया है। तो 5 नंबर पॉइंट में देखते हैं दोस्तों कि पैराग्राफ 1 से 5 में दिए गए बयानों के जवाब में याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि ये औपचारिक प्रकृति के हैं, जिन पर याचिकाकर्ताओं के द्वारा कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। अब आगे देखते हैं कि पैराग्राफ 6 में दिए गए बयानों के जवाब में याचिकाकर्ता प्रस्तुत करते हैं कि माननीय एकल पीठ, साथ ही झारखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ भी इस बात की सराहना करने में विफल रही है कि पदों के लिए निर्धारित पद क्षैतिज आरक्षण को अगली रिक्ति विज्ञापन के लिए आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि पैराग्राफ 7(1) से 7(3) में दिए गए बयानों के जवाब में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि विवाद रिकॉर्ड पर आधारित है, जिस पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। और अगला पॉइंट में है दोस्तों कि 7 पॉइंट पैरा का 4 नंबर में दिए गए बयानों के जवाब में याचिकाकर्ताओं प्रस्तुत करते हैं कि यह अंतिम चयनित उम्मीदवारों की तुलना में कम अंक प्राप्त करने का मामला नहीं है। याचिकाकर्ताओं द्वारा दलील दी गई है कि उन्होंने अर्हक अंक हासिल कर लिए हैं, जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उन्होंने हासिल कर लिए हैं, और विज्ञापन के अनुसार मेडिकल फिटनेस सहित सभी आवश्यकता मानदंड पूरे कर लिए हैं। 2429 पद अभी भी खाली है, इसलिए याचिकाकर्ताओं ने एक मामला बनाया है कि चूंकि क्षैतिज आरक्षण को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, इसलिए इन अधूरे पदों को याचिकाकर्ताओं सहित पुरुष उम्मीदवारों से भरा जाना आवश्यक है। जेएसएससी के काउंटर फाइल के पैरा नंबर 7 के 4 पॉइंट में यह दिया गया था दोस्तों कि लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट का जिक्र किया गया था कि लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट से इन लोग का मार्क्स कम होने की वजह से इन लोग को मेरिट में शामिल नहीं किया गया। तो दोस्तों इसमें इसका जवाब सर ने दिया है पॉइंट नंबर 8 में कि पैराग्राफ 7(4) में जो बताया गया था कि लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट, तो यह मामला जो है लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट का नहीं है, और ये जो मामला है सारा प्रक्रिया पास कैंडिडेट हैं, और विज्ञापन के अनुसार मेडिकल फिटनेस भी इन लोग ने पास कर लिया है, और मेडिकल फिटनेस सहित सारे मापदंडों को इन लोग पूरा करते हैं और सारे अर्हता प्राप्त करते हैं। और इस बहाली में अभी भी 2430 सीट खाली है, इस वजह से इस सीट पर इन लोगों को लिया जाना चाहिए। तो यही बारे में सर ने जिक्र किया है दोस्तों। आगे पॉइंट नंबर 9 की पैराग्राफ 7(5) में दिए गए बयानों के जवाब में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। 10 नंबर पॉइंट में जवाब देते हैं कि पैराग्राफ 7(6) में दिए गए बयान के जवाब में याचिकाकर्ताओं ने दोहराया है कि यह विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ताओं ने मेडिकल फिटनेस सहित सभी परीक्षणों को पास कर लिया है और उन्होंने विज्ञापन के अनुसार निर्धारित योग्यता अंकों से अधिक अंक प्राप्त किया है। इसलिए प्रतिवादियों का जवाब देने का तर्क यह है कि याचिकाकर्ता अपात्र है, पूरी तरह से गलत है, और इसलिए इससे इनकार किया जाता है। 11 नंबर पॉइंट में है कि पैराग्राफ 7 में दिए गए बयान पर टिप्पणी की जरूरत नहीं है। आगे जो स्क्रीन पर दिख रहा है जो हिंदी अनुवाद, तो उसमें थोड़ा नंबरिंग आगे पीछे हो गया है, तो नंबरिंग पर अभी थोड़ा ध्यान नहीं देंगे। बाकी जो जवाब लिखा गया बस उसका हिंदी क्लियर कट सही पॉइंट टू पॉइंट दिया गया है। तो देख सकते हैं कि पैराग्राफ 7(8) का जो काउंटर में जो क्वेश्चन उठाया गया था जेएसएससी के द्वारा, तो उस पर जवाब यह है कि दिए गए बयान में जवाब में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों, यहां तक कि होमगार्ड श्रेणी के लिए भी पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण नहीं भरा जा सका। इन पदों को भी याचिकाकर्ताओं सहित पुरुष उम्मीदवारों से भरा जाना आवश्यक है। और अगला पॉइंट में है कि पैराग्राफ 7(9) में दिए गए बयान के जवाब में
याचिकाकर्ता प्रस्तुत करते हैं कि 33% पद महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थे, जैसा कि उत्तरदाताओं द्वारा इस पैराग्राफ में उद्धृत नियम से स्पष्ट है। इसलिए जो पद नहीं भरे गए हैं उन्हें पुरुष उम्मीदवारों से भरा जाना आवश्यक है। अगला पॉइंट पैरा 7-10 के जवाब में यह है दोस्तों कि दिए गए बयान के जवाब में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित थे और यह क्षैतिज आरक्षण के अलावा और कुछ नहीं है। उत्तर देने वाले उत्तरदाताओं का यह तर्क कि क्षैतिज आरक्षण की अवधारणा इस मामले में लागू नहीं है पूरी तरह से गलत है। यदि महिला उम्मीदवारों की अपर्याप्त संख्या के कारण पद नहीं भरे जाते हैं तो उन्हें पुरुष उम्मीदवारों से भरना होगा, क्योंकि महिला उम्मीदवारों को दिया गया आरक्षण क्षैतिज आरक्षण के अलावा और कुछ नहीं है। जो जेएसएससी ने काउंटर में लिखा था कि यह महिला आरक्षण जो रिजर्वेशन दिया गया है इस पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लागू नहीं होता है, उसका जवाब सर ने दिया है कि महिला रिजर्वेशन, जब भी महिला को रिजर्वेशन दिया जाता है तो वह क्षैतिज आरक्षण के अलावा कुछ नहीं है। और क्षैतिज आरक्षण बनाया गया है इस बेसिस पे है कि अगर सीट उसमें खाली रहता है तो उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, दूसरे बहाली में नहीं दिया जाएगा, उसको इसी बहाली के उपलब्ध कैंडिडेट के द्वारा भरा जाएगा। तो यही बात को सर ने फिर से उसको जवाब दिया है दोस्तों। आगे देखते हैं 7-11 में दिए गए बयान के जवाब में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सर्कुलर नंबर 13/026 दिनांक 27/11/2012 इस पैराग्राफ में संदर्भित वर्तमान मामले के तथ्यों का पर बिल्कुल भी लागू नहीं है। यह उम्मीदवारों के शामिल न होने का मामला नहीं है। नियुक्ति पत्र जारी होने पर ही ज्वाइनिंग का सवाल उठेगा। 2429 पदों को उम्मीदवारों के शामिल नहीं होने के कारण नहीं बल्कि इस तथ्य के कारण खाली रहने दिया गया है कि उत्तरदाताओं ने पुरुष उम्मीदवारों से पदों को नहीं भरने का फैसला किया, इसलिए उत्तरदाताओं का तर्क पूरी तरह से गलत है। 14 नंबर अगला पॉइंट है पैराग्राफ 7-12 में दिए गए बयान के जवाब में याचिकाकर्ता प्रस्तुत करते हैं कि उत्तर देने वाले प्रतिवादी देश के कानून का पालन करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि क्षैतिज आरक्षण को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, इसलिए उत्तर देने वाले उत्तरदाता उसी का पालन करने के लिए बाध्य हैं। उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों को खाली रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तो सर्कुलर नंबर 13/026 दिनांक 27/11/2012 का जिक्र काउंटर एफिडेविट में जेएसएससी ने किया था, तो वह एक सबूत के तौर पर जेएसएससी ने पेश किया है इस केस में कि यह 13/026 आखिर है क्या। तो आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि 13/026 जो सर्कुलर नंबर है यह जेएसएससी गठन नियमावली है दोस्तों, और जो गठन जेएसएससी का हुआ था उसके विषय में एक नियमावली बनाया गया था कि जेएसएससी के द्वारा अगर किसी भी पोस्ट पे अगर एक बार मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाती है और उसमें अगर कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते हैं तो उस सीट पर दोबारा से मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। तो ऐसा जेएसएससी का नियमावली कहता है। तो यहाँ पे अपने जो वकील साहब हैं उन्होंने सीधा सीधा बोला कि इस पर कोई मेरिट लिस्ट जारी ही नहीं की गई और 2430 सीट पर कोई मेरिट लिस्ट जारी ही नहीं की गई, या 2430 सीट ऑलरेडी खाली रह गई। तो इस पर यह जो जेएसएससी का नियमावली जो गठन का नियमावली है वह इस पर लागू नहीं होता है। और अगर लागू भी अगर करने का कोशिश जेएसएससी करे तो जेएसएससी को यहाँ का देश का कानून मानना होगा, जो देश में नियमावली चल रहा है उस कानून पे चलना होगा, न कि उसको अपना नियमावली बना करके वो कुछ भी नियमावली बना दे उसी पर वो बहाली ले और उसी पर वैकेंसी कराए। ऐसा नहीं हो सकता है। तो उसको जिस देश में भी जो भी संस्था का गठन होता है उसको उस देश के लॉ का पालन करना होता है, कानून का पालन करना होता है। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है कि जो महिला रिजर्वेशन का जो सीट अगर किसी बस खाली रह जाता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का सीट, तो उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता, उसे इसी वैकेंसी से अगर उपलब्ध कैंडिडेट है तो उनसे भरा जाना चाहिए। तो उस नियम को जेएसएससी को भी मानना होगा, न कि अपना मनमानी करनी होगी। तो ऐसा जेएसएससी का नहीं चलेगा। तो यही जवाब अगले पॉइंट में जवाब में यह लिखा गया दोस्तों कि पैरा 7-13 में दिए गए बयान के जवाब में याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि अनुबंध R3 पृष्ठ 217 से 218 पर के रूप में संलग्न निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। ऐसे में अभ्यर्थियों के ज्वाइन नहीं करने के पद रिक्त रह गए। यह उम्मीदवारों के शामिल न होने का मामला नहीं है, बल्कि यह ऐसा मामला है जहां प्रतिवादियों ने क्षैतिज आरक्षण के लिए निर्धारित पदों को नहीं भरने का फैसला किया है, जो कि पूरी तरह से अवैध और कानून के विपरीत है। यह मतलब एक ठो जजमेंट जैसे बार बार लगा रही है हम लोग के केस में। LPA 308 जो आप लोगों ने देखा होगा 2015 का मामला है। तो वह मामला नॉन ज्वाइनिंग से रिलेटेड था कि नॉन ज्वाइनिंग से रिलेटेड एक केस था जेपीएससी का, और उसको कैंडिडेट ने केस किया था कि अगर जो नॉन ज्वाइन सीट है खाली रह गया उसको अगर अवेलेबल कैंडिडेट है तो नॉन ज्वाइन सीट को भर दिया जाए। तो उसको केस को डिसमिस कर दिया था माननीय उच्च न्यायालय झारखंड ने।
तो उसी को बार बार सबूत के तौर पर पेश कर रही है। तो इस केस में सर ने जवाब दिया है हम लोग के वकील ने कि यह मामला नॉन ज्वाइनिंग का है ही नहीं, और इसलिए यह जो जजमेंट है इस पर लागू ही नहीं होता। यह मामला है क्षैतिज आरक्षण के सीट को जो आयोग है वह खाली रखने का फैसला लिया है। तो इसमें नॉन ज्वाइनिंग का मामला नहीं है, और यह जो क्षैतिज आरक्षण का के लिए निर्धारित पदों को नहीं भरने का फैसला लिया गया है जेएसएससी के द्वारा, जो कि पूरी तरह से अवैध और कानून के विपरीत है, यह कहा गया दोस्तों। अगला पॉइंट 14 जो है और 15 में दिए गए बयानों पर टिप्पणी की ज़रूरत नहीं है। अगला पॉइंट में जवाब दिया गया है कि पैरा 8(1) में दिए गए बयान के जवाब में याचिकाकर्ता सम्मानपूर्वक प्रस्तुत करते हैं कि उत्तर देने वाले उत्तरदाताओं का तर्क सही नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने दोहराया है कि रिक्त क्षैतिज आरक्षित पदों को कानून के अनुसार याचिकाकर्ताओं सहित पुरुष उम्मीदवारों से भरा जाना है, तो इसको पुरुष से भर देना चाहिए महिला सीट को। तो यही बात सर ने बार बार जिक्र किया है दोस्तों। तो आगे पैराग्राफ 8 के दूसरा में दिया गया बयान गलत है और इसलिए इसे अस्वीकार किया जाता है। याचिकाकर्ता सार्वजनिक महत्व के कानून के पर्याप्त प्रश्न उठाने में सक्षम रहे हैं और इसलिए इस माननीय न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के मामले की ठीक से सराहना नहीं की है। और 19 नंबर में है दोस्तों कि पैराग्राफ 8(3) में दिए गए बयान पर किसी टिप्पणी की जरूरत नहीं है। देखते हैं दोस्तों, तो पैरा 8(4) में दिए गए बयान के जवाब में याचिकाकर्ता उस परिपत्र संख्या को दोहराते हैं 13/026 दिनांक 27/11/2012, जैसा कि इस पैराग्राफ में उत्तर देने वाले उत्तरदाताओं द्वारा संदर्भित किया गया कि मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। यह उम्मीदवारों के शामिल न होने का मामला नहीं है। नियुक्ति पत्र जारी होने पर ही अभ्यर्थी के शामिल न होने का सवाल उठेगा। तो नियुक्ति पत्र तो इसमें जारी ही नहीं होगा, तो इसमें नॉन ज्वाइनिंग का मैटर नहीं है। तो आगे लिखते हैं कि 2429 की अधूरी रिक्तियों के लिए प्रतिवादियों द्वारा कोई नियुक्ति पत्र जारी ही नहीं किया गया है और इसलिए यह परिपत्र वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। प्रतिवादी आयोग देश के कानून का पालन करने के लिए बाध्य है। तो वही जेएसएससी को बोला गया है कि आप अपना नियमावली जो बता रहे हैं वह नियमावली इस पर लागू नहीं होता है, क्योंकि आपका नियमावली जेएसएससी गठन नियमावली जो 13/026 है वह नॉन ज्वाइनिंग कैंडिडेट से रिलेटेड है, और यहाँ पे नॉन ज्वाइनिंग कैंडिडेट से रिलेटेड है ही नहीं, क्योंकि इसमें नियुक्ति पत्र जारी ही नहीं किया गया है 2430 पद पे। तो इसलिए यह मामला इस पर लागू नहीं होता है। और अगर आप फिर भी है तो इसमें आपको एक और चीज़ है कि आप जिस देश में रहते हैं, महिला रिजर्वेशन का जो मामला आप बोल रहे हैं कि इस पर महिला रिजर्वेशन सीट को हम पुरुष से नहीं भर सकते, तो आपको भरना होगा, क्योंकि आप जिस देश में रहते हैं, जिस देश में यह संगठन कोई भी चीज़ होता है तो उसको उस देश का नियम पालन करना पड़ता है। तो आपको भी नियम को पालन करना होगा जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है क्षैतिज आरक्षण हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से रिलेटेड। तो वही जवाब दिया आगे 22 नंबर पॉइंट के बाद 23 नंबर पॉइंट का जवाब देखते हैं दोस्तों। तो उसमें पैराग्राफ 8(5) में दिए गए बयान के जवाब में याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि उत्तर देने वाले उत्तरदाताओं का तर्क सही नहीं है। अगला पॉइंट 24 नंबर का जवाब दिया गया है हम लोग के वकील के द्वारा कि पैराग्राफ 8(6) में दिए गए बयान का किसी टिप्पणी की ज़रूरत नहीं है। अगला पॉइंट नंबर 25 जो है उसकी पैराग्राफ 8(7) और 8(8) में दिए गए बयान गलत हैं और इसलिए उन्हें खारिज किया जाता है। अगला पॉइंट नंबर 26 का जो जवाब दिया गया है पैराग्राफ 8(9) में दिए गए बयान पर कोई टिप्पणी की ज़रूरत नहीं है। अगला पॉइंट नंबर 27 का जो जवाब दिया गया है हम लोग के एडवोकेट के द्वारा, तो उसमें लिखा गया कि पैराग्राफ 8(10) में दिए गए बयान के जवाब में याचिकाकर्ता का कहना है कि महिलाओं के लिए आरक्षित 33% कोटा क्षैतिज आरक्षण के अलावा और कुछ नहीं है और इसलिए यदि पर्याप्त संख्या में महिला उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो पदों को भरना होगा, तो इसको पुरुष उम्मीदवारों से भरना होगा। आगे जो 28 नंबर पॉइंट है तो उसमें जवाब दिया गया है दोस्तों कि पैराग्राफ 8(11) में दिए गए बयान के जवाब में याचिकाकर्ता प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ताओं द्वारा संदर्भित निर्णय मामले के तथ्यों पर लागू होता है और इसके विपरीत कुछ भी अस्वीकार विवादित है। तो अगला 29 नंबर पॉइंट का जवाब है जो दोस्तों पैराग्राफ 8(12) से 8(14) में दिए गए बयान सही नहीं है और इसलिए उन्हें अस्वीकार किया जाता है। और अगला पॉइंट नंबर 30 का पैराग्राफ 8 का 15 से 17 में दिए गए बयान पर कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। अगला पॉइंट नंबर 31 का जो जवाब दिया गया है कि पैराग्राफ 8(18) में दिए गए बयान के जवाब में याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि यह गलत है और इसलिए याचिकाकर्ताओं द्वारा इनकार किया गया है। तो इसमें पॉइंट टू पॉइंट हर पॉइंट का जो जेएसएससी ने मामला उठाया तो जिसमें जवाब देना जरूरी है तो उसमें जवाब दिया गया है और जिसमें ज़रूरी नहीं है तो उसमें सीधा सीधा लिख दिया गया कि इसमें टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
और जो मामला है और याचिकाकर्ता द्वारा जो जवाब पर मतलब कि बयान देने का ज़रूरत नहीं, उससे मतलब किनारा कर लिया गया। जो पॉइंट में लगता है कि नहीं इसको काटना चाहिए, इस पे जवाब देना चाहिए, तो उसमें जवाब दिया गया। और आगे देखते हैं 31 नंबर के बाद 32 नंबर पॉइंट का जो जवाब है कि पैराग्राफ 9 में दिया गया बयान सामान्य रूप से गलत है और इसलिए याचिकाकर्ताओं द्वारा इसका खंडन किया जाता है। पॉइंट नंबर 33 की पैराग्राफ 10 से 12 में दिए गए बयानों पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। अगला पॉइंट नंबर 34 का जो जवाब है कि ऊपर जो कहा गया है उसके आलोक में याचिकाकर्ता विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत करते हैं कि उत्तर देने वाले प्रतिवादियों का तर्क खारिज करने योग्य है और याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिका को इस माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी जाने की आवश्यकता है। मतलब कि लास्ट मतलब 34 नंबर जो पॉइंट था, तो सारा बातों में को ध्यान में रख के नीचे लिखा गया है कि जो ऊपर जितना भी बात जो लिखा गया है याचिकाकर्ता जैसे पिटिशनर के द्वारा, वह बात सही है और जो JSSC जो बोल रही है उनका बात जो है वह गलत है और वह जो तर्क दे रहे हैं मैं उनको खारिज करता हूं। और माननीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय से यह विनती है कि वो जो रेस्पोंडेंट JSSC है उसके बातों को खारिज करते हुए और जो पिटिशनर है उनके बातों को सही माने और उस पर नियुक्ति का आदेश दे। और आखिरी के जो लाइन में जो लिखा गया है दोस्तों, वेरिफिकेशन लिख कर के नीचे है, तो उसमें लिखा गया है दोस्तों कि मैं ऊपर नामित अभिसाक्षी इसके द्वारा सत्यापित और पुष्टि करता हूं कि उपरोक्त हलफनामे की सामग्री मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है और जो मामले के रिकॉर्ड से प्राप्त हुई है और उसमें से कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं छिपाया गया है। अप्रैल 2023 के दिन को नई दिल्ली में सत्यापित किया गया। तो वही सारा जो काउंटर जो रिमाइंडर फाइल किया गया, तो इसका एफिडेविट बनता है, तो उसमें लास्ट में हलफनामे में लिखा जाता है कि मैंने कोई भी विवरण छुपाया नहीं है और सारी जानकारी मैं अपने अनुसार सत्य ही दिया हूँ और कोई भी इसमें गलत नहीं है और इस पर सर्वोच्च न्यायालय उचित निर्णय ले और हम सभी को नियुक्ति प्रदान करें। तो यही बात है दोस्तों, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों।